ज्योति, संजय। अभी तो नहीं, ठीक है बेटा, अभी तो पहली वाली हालत है। चलो बच्चों, तो अब आप लोग जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज आप लोगों के पास तक पहुंच पा रही है, ऑडियो और वीडियो दोनों सही है। तो जरा जल्दी से बताइए, तो फिर हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अभी आंख बेटा ठीक नहीं हुआ, अभी भी दिक्कतें हैं, दर्द बना हुआ है आंखों की वजह से, सर में भी दर्द बना हुआ है। रिद्धि बेटा नमस्ते, शबनम, रीता बेटा सबको नमस्ते। चलो, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नहीं बेटा, वो सब लिया, ड्रॉप है, वो एक आती नहीं, वो छोटी सी कैप्सूल टाइप की क्रीम, वो भी है, ठंडे पानी से धुल भी रहे हैं, मतलब जो भी प्रिकॉशन के कदम बताए गए वो सब ले रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल दिक्कत है। ठीक है, अभी भी ऐसे मैं स्क्रीन की बात करूँ, हाँ आई फ्लू हो गया है, तो स्क्रीन जो है वो बहुत साफ नहीं दिख रही, अभी भी ब्लर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, चलो तो हम लोग टॉपिक की बात करते हैं बेटा। हाँ, अरे कोई कहता ठंडे पानी से धुलो, कहता ठंडे पानी से ना धुलो। ठीक है, चलो बेटा, वो आंखों वाली परेशानी है और आंखों की वजह से मतलब सर में दर्द वगैरह सब कुछ है। चलो खैर वो ठीक है, जिंदगी है, लगा रहता है, चीजें ठीक हो जाएंगी। हम लोग टॉपिक पर आते हैं, तो हम लोगों का टॉपिक है बच्चे आज क्लासिकल लैंग्वेजेस, और क्लासिकल लैंग्वेजेस में हम लोग साथ ही साथ पढ़ेंगे उसके जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर यानी सिग्निफिकेंट वर्क की बात करें, लिटरेचर की बात करें तो उसकी चर्चा करेंगे। तो शास्त्रीय भाषाएं, भारत की अगर बात करें, भारत की सरकार के द्वारा 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। भारत में कुल मिलाकर 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय, शास्त्रीय का मतलब होता है जिनके ऊपर शास्त्र लिखे गए, और वो शास्त्र लिटरेचर मानकर चलिए करीब करीब 2000 के आसपास आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो करीब करीब आपको एक लंबा मतलब होता नहीं, एक लंबे समय में उसका अपना एक ओरिजिनल हिस्ट्री हो, उसका अपना एक ओरिजिनलिटी हो, इस तरह से 6 अलग अलग भाषाओं को रखा गया है। ठीक, चलिए तो हम लोग अपने क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें तो 2004 का महीना मतलब साल, और संस्कृति यानी कल्चरल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का यानी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। उनकी संख्या टोटल नंबर है 6। उनमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। वैसे तो महाराष्ट्र की मराठी भाषा ने भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए सन 2000 ने भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए सन 2000 में अपना एप्लीकेशन दायर कर दिया है, मतलब अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन फिलहाल अभी तक मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा संसद के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। तो जब तक नहीं दिया जा रहा तब तक हम लोग 6 भाषाओं को पढ़ते हैं, और इनमें सबसे पहले जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो है बच्चों तमिल, तमिल लैंग्वेज। अब ये कतई मत सोचिएगा कि तमिल क्या भारत की सबसे पुरानी भाषा है। अब अगर तमिल को सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दे दिया गया तो अपने दिमाग में ये बात कतई मत लाइएगा कि तमिल जो है वो भारत की सबसे पुरानी भाषा है, और उसी तौर पर उसको याद कर लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि संस्कृत हम लोग जब वैदिक काल पढ़ रहे थे बच्चों, तो आपको याद होगा कि वैदिक काल को पढ़ने के दौरान हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने बताया था आपको कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है भारत की। ठीक है, तो वैसे अगर याद रखना है तो आपको याद रखना होगा संस्कृत सबसे पुरानी भाषा के तौर पर है। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे कहूं शास्त्रीय भाषा के तौर पर, तो 2004 में जब ये प्रोसेस शुरू किया गया तो उसमें तमिल को मिल गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अगर याद कर सकूं तो आज से करीब 2-3 साल पहले की बात है, मैं इमरजेंसी में पॉलिटी की क्लास ले रहा था और वहां पर आर्टिकल 8 पढ़ा रहा था, आर्टिकल 8 को लेकर पढ़ा रहा था। तो आर्टिकल 8 को जब पढ़ा रहा था तो किसी बच्चे ने कहा सर सबसे पुरानी भाषा, तो मैंने कहा भाई संस्कृत। उसने कहा नहीं सर आप गलत बता रहे हैं, सबसे पुरानी भाषा तमिल है। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा मान लेंगे आपकी बात, लेकिन आपके पास सोर्स क्या है इसका। तब उस बच्चे ने कहा सर 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तब मुझे सारी बात समझ में आ गई। हमने कहा आप दो अलग अलग बच्चे, आप दो अलग अलग बातों को मिला रहे हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होना ये एक अलग बात है, सबसे पुरानी भाषा होना एक अलग बात है। ठीक, तो दो अलग अलग बातों को मत मिलाइए। तो वही मैं आपको भी कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कभी आपसे पूछा जाए भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा संस्कृत। संस्कृत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोगों के दिमाग में फिर आएगा तो साहब सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी वाली भाषा तो आज तक पता ही नहीं चल पाई, उनकी लिपि, उनकी लिखावट अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। जिस दिन इतिहासकार पढ़ लेगा तो वो क्या कर रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, वो पता चल जाएगा, तब उसको भी पढ़ा जाएगा, वो एक बात की बात हो जाएगी। फिलहाल शास्त्रीय भाषा के तौर पर तमिल को सबसे पहले 2004 में दर्जा मिला, फिर 5 में संस्कृत को, 8 में तेलुगु को, 8 के ही साल में कन्नड़ को, 2013 मलयालम, 2014 उड़िया, और फिर 2020 में मराठी भाषा ने अपना दावा तो रखा है, लेकिन अभी लोगों के दिमाग में फिर आएगा तो साहब सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी वाली भाषा तो आज तक पता ही नहीं चल पाई, उनकी लिपि, उनकी लिखावट अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। जिस दिन इतिहास का पढ़ लेगा तो वो क्या कर रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, वो पता चल जाएगा, तब उसको भी पढ़ा जाएगा, वो एक बात की बात हो जाएगी। फिलहाल शास्त्रीय भाषा के तौर पर तमिल को सबसे पहले 2004 में दर्जा मिला, फिर 5 में संस्कृत को, 8 में तेलुगु को, 8 के ही साल में कन्नड़ को, 2013 मलयालम, 2014 उड़िया, और फिर 2020 में मराठी भाषा ने अपना दावा तो रखा है, लेकिन अभी तक उसको ये दर्जा मिला नहीं। ठीक है, हाँ 2020 में मराठी ने अभी इस अपने दावा रखा है, लेकिन उसको मिला नहीं है। अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए पैरामीटर्स की अगर बात करें तो वो पैरामीटर्स क्या है, उन पैरामीटर्स की ओर अगर जाते हैं तो उनमें जो लिटरेचर लिखे गए हैं उनका एक प्राचीनता और उनकी मौलिकता यानी उनकी ओरिजिनलिटी है ना, उनका जो एक हिस्ट्री देखा जाए तो आप देखोगे तो वो 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। 1500 से 2000 के आसपास उस इतना पुराना लिटरेचर होना चाहिए। तब तो ये क्या लिख दिया भाई, रवि, रवि बच्चा, ये तुमने क्या लिख दिया, एक्स अब ई एक्स, ये क्या है भाई,
इसका मतलब तो मैं नहीं समझ पाया बच्चे। चलो, बस बच्चे 1 मिनट यार, थोड़ा-सा बार-बार ब्लर हो जा रहा है, तो मैं थोड़ा-सा जो है हाँ, अब कुछ साफ हुआ है। ठीक है, चलो भाई। तो एक तो उनकी ओरिजिनलिटी और एक तो उनका प्राचीन काल का एक ड्यूरेशन जो दिखेगा, वो मानकर चलिए 1500 से 2000 वर्षों का होना चाहिए। बच्चों अगर आप लोग आदेश दे दो, आप लोग मुझे परमिट कर दो, तो मैं ज़रा 1 मिनट में अपनी आँखें धुल लूँ क्योंकि बार-बार वो धुंधली हो जा रही है। तो अगर आप लोग परमिट कर दो तो मैं ज़रा हाँ, आँखें धुल लूँ। ठीक है? चलो बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत-बहुत धन्यवाद। बस 1 मिनट का समय लगेगा। अच्छा, ठीक है बेटा मनीषा, हम इसका आज प्रयोग करके देखेंगे, बिल्कुल करके देखेंगे भाई। ठीक है? चलिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोगों ने इंतज़ार किया। चलिए, तो हम एक कंडीशन की बात कर रहे थे कि उसका भाई एक ओरिजिनलिटी हो और उसका एक टाइम पीरियड हो, इतना पुराना हो कि वो इस अवधि या इस क्रम में आ सके। दूसरा, वो अपने मतलब जो लिटरेचर है, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे इंटेंजिबल हेरिटेज को लेकर, तो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन वाइज़ अगर बात करें, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के द्वारा एक विरासत, अमूल्य विरासत के तौर पर आगे बढ़ाया गया हो। दूसरा, ये सभी लिटरेचर अपने वो जो ओरिजिनलिटी है, उनके अपने भाषाई समुदाय का जो एक वास्तविकता है, वो जो एक साहित्यिक परंपरा है, वो परंपरा बरकरार रहे। शास्त्रीय भाषा और इसके परवर्ती रूपों, यानी इसके पुराने रूप और उनकी जो उपशाखाएँ हैं, वो एक कंटीन्यूअस फ़ोरम में अनिरंतरता मतलब कंटीन्यूअस फ़ोरम में हो और जिस वजह से उसको हम लोग शास्त्रीय यानी कि सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सके। ये कुछ कंडीशन है जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेज़ यानी किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर रखा जा सके, उस तौर पर इसको देखा जा सकता है। अब अगर अगर किसी भाषा को ये इम्पोर्टेंस या यानी ये दर्जा मिल जाता है, ये स्टेटस मिल जाता है, तो उसको फ़ायदा क्या-क्या होगा? तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही भाई कि उसको आगे बढ़ाने के लिए आप मतलब होता नहीं है संरक्षण मिल जाएगा। संरक्षण के लिए क्लासिकल लैंग्वेजेज़ के जो अच्छे विद्वान जिन्हें प्रोमिनेंट हम लोग एलिमेंट मतलब होता नहीं प्रोमिनेंट और आपके एमिनेंट जो उसके विद्वान हैं, उनको एक वार्षिक पुरस्कार के तौर पर दिया जाएगा, जिनमें वो आता नहीं वो साहित्य अकादमी का पुरस्कार हो जाता है, जिसमें आपका एक और नहीं आता एक और पुरस्कार होता है एक तो साहित्य का हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। तो इस प्रकार के 2 बड़े पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिए जाएँगे, उस भाषा में यानी कि शास्त्रीय भाषा के तहत लिखे गए साहित्य के तौर पर। दूसरा, उस पर लगातार अच्छा काम हो सके, उसे एक प्रमोशन मिल सके, उसे आगे बढ़ाया जा सके, तो उसके लिए अलग-अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस वगैरह एस्टेब्लिश किए जाएँगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा या कहा जाएगा कि कम से कम केंद्रीय विद्यालयों में क्लासिकल लैंग्वेजेस को लेकर उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए, जहाँ पर उसके प्रोफेशनल टीचिंग का काम किया जाए, ताकि उस भाषा को मान, सम्मान, विस्तार यानी कि उसको एक प्रचार मिल सके, उसका एक्सपेंशन हो सके, उसको एक महत्व दिया जा सके। हाँ, अरे बेटा वो दुखने को तो पूरा सर इस वक़्त दर्द हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं आपके अलग-अलग क्लासिकल लैंग्वेजेस और उनके लिटरेचर को लेकर। फिर से वापस समझा दें? बिल्कुल समझा देते हैं भाई। ये महत्व की बात कर रहे हो ना, तो देखो पहला पॉइंट देखो। पहला पॉइंट ये है कि क्लासिकल लैंग्वेजेज़ को प्रमोट करने के लिए साल में 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे आपका साहित्य अकादमी होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा, इस तरह के पुरस्कार दिए जाएँगे ताकि उस भाषा को और उस भाषा के लेखकों को एक सम्मान मिल सके। और जब किसी को सम्मान मिलता है, तो फिर मन करता है मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता। अब जैसे आप लोग पीसीएस अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनिटली आपको कहीं से मोटिवेशन मिला। आपने किसी पीसीएस अधिकारी को देखा, उस पीसीएस अधिकारी के वर्किंग कैप हाँ, ठीक है, बिल्कुल, वर्किंग पार्ट को देखा। तो इस तरह से अगर देखा जाए हाँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी भाई साफ तौर पर, एक चीज़, ठीक है बेटा? दूसरी बात देखो, शास्त्रीय भाषा अगर बना दिया गया, क्लासिकल लैंग्वेज बना दिया गया उसको, उसमें लगातार रिसर्च, उसमें लगातार डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल सेंटर खोले जाएँ और एक्सीलेंट एजुकेशनल सेंटर और मतलब बढ़िया हो जहाँ पर अच्छा काम किया जाए, उसके बारे में अच्छे टीचर अपॉइंट किए जाए, अच्छे जानकार अपॉइंट किए जाएँ ताकि उस पर एक अच्छा काम किया जा सके। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे यूजीसी कहा जाता है, यूजीसी के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो कम से कम केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं हाँ, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर इनके वोकेशनल टीचिंग, प्रोफेशनल टीचिंग का काम करें ताकि इसको प्रोफेशनली भी डेवलप किया जाए, ताकि इससे लोगों को आय और इनकम यानी कि एक प्रकार से रोजगार उपलब्ध हो जाए। समझ में आया बेटा? किसी ने जिसने पूछा था ना मनीष, मुकेश क्या नाम था? समझ में आ गया? कमेंट कर देना बेटा कमेंट बॉक्स में। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं रह गया अब? कोई डाउट तो नहीं रह गया बच्चे? हिंदी को अभी नहीं बनाया गया है बेटा राघव। हिंदी को शास्त्रीय भाषा में नहीं रखा गया है। ठीक है? उसका कारण ये है क्योंकि हिंदी जो भाषा है वो मौलिक भाषा नहीं है। हिंदी की जो मौलिक भाषा है वो है संस्कृत। हिंदी की जो मौलिक भाषा है वो संस्कृत है। तो चूँकि संस्कृत को मान्यता दे दिया गया है, इसलिए हिंदी को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। ठीक है ना? समझ में आ गया बेटा राघव? चलो भाई। अब हम लोग अलग-अलग तमिल की बात करते हैं। 2004 में क्या बच्चों ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम है अभी भी? अभी भी ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम है? क्लियर है भाई दिनेश? मेरी ओर से बेटा क्लियर है। देखो आपके दोस्त कमेंट कर रहे हैं। मैंने कमेंट बॉक्स को ओपन भी कर दिया है। ठीक है? मेरी ओर से सही चल रहा है बेटा। चलो, ठीक? तो देखो भाई, तो तमिल भाषा 2004 में वैसे तमिल भाषा का इतिहास बड़ा पुराना है। आप लोगों ने एक क्लास पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ाया होगा और वो था संगम एज और संगम लिटरेचर, जिसमें हम लोगों ने कई सारे पत्तू-पत्तू, एक टैट हो गई, ऐसे ढेर सारे हम लोगों ने लिटरेचर पढ़े थे ना, शिल्पादिकारम, मणिमेखले, ऐसे बहुत सारे लिटरेचर पढ़े थे। तो तमिल भाषा का भी अपना एक बहुत पुराना इतिहास है। ठीक है? साथ ही साथ अगर तमिल की बात करें तो तमिल भारत के जो तमिलनाडु का इलाका है, जो आपका पुडुचेरी का इलाका पड़ता है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। साथ ही साथ भारत के अलावा श्रीलंका, सिंगापुर, वहाँ के भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। 2011 की जनगणना की अगर बात करें, तो तमिल भाषा को बोलने वाले, जो लिटरली तमिल बोलते हैं, उनकी संख्या अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में ये करीब 75 मिलियन के आसपास है। और अगर भारत की बात करें तो 69 मिलियन, अब ये नंबर बढ़ जाएगा जब आपके पास 2021 का सेंसस आएगा, भाषा की बात किया जाएगा, तब ये फिगर, तब ये नंबर बदल चुका होगा। अभी फिलहाल ये आंकड़े 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं।
तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इस काम को कर रही है। अलग-अलग तमिल के लिटरेचर की बात करें, वैसे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। जैसे तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम ये आपका तमिल व्याकरण लिटरेचर है, जिसे तोल्काप्पियर के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल सही कहा जयश्री, जिसको तोल्काप्पियर के द्वारा लिखा गया है। और ये ग्रामर लिटरेचर के साथ-साथ आपको देखेंगे तो ये आपका पोएट्री यानी कि एक तरीके से काव्य शास्त्र के भी तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। तोल्काप्पियर का एक बड़ा हिस्सा अभी फिलहाल जैसे होता है ना वो उपलब्ध नहीं है, तो इसके 3 पुस्तकें जिसे अतिकारम, तमिल भाषा में अतिकारम कहा जाएगा और इन 3 पुस्तकों में 9 चैप्टर्स जिन्हें इलाय कहा जाएगा। इन इलाय में यानी चैप्टर्स में करीब 1612 फॉर्मूला यानी कि सूत्र होगा और ये व्याकरण को लेकर और व्याकरण में आता क्या? व्याकरण में फोनेटिक है, व्याकरण में आपके जिसे कहते नहीं है सिनेमैटिक्स हैं, जैसे आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट आ जाएगा, ठीक है? आपके शब्दों के क्या अर्थ होते हैं यानी कि वर्ड मीनिंग क्या होता है, ये सब आपका व्याकरण में आ जाएगा। तो उनको कैसे किया जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे याद किया जाए, ठीक? अच्छा, तोल्काप्पियम को आसान बनाने के लिए तोल्काप्पियर के द्वारा जिन्होंने इस किताब को लिखा है, उन्होंने अलग-अलग उदाहरण लिए गए। जैसे उन्होंने कल्चर, सोशियोलॉजी, आपके लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो उन सबको अपने उदाहरण के तौर पर रखते हुए, एग्जाम्पल के तौर पर रखते हुए, उसको बताने और समझाने का प्रयास किया है। ठीक? तोल्काप्पियर के द्वारा लिखा गया और आप जानते हैं, जब हम लोग संगम लिटरेचर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको 3 संगम सभाएँ बताई थी, याद होगा? जिनमें पहली 2 संगम सभाओं को ऋषि अगस्त्य के द्वारा, जिन्हें तमिल भाषा में अगस्त्यार के तौर पर जाना जाता है, ऋषि अगस्त्यार ने लीड किया था, एक चेयरमैन, प्रेसिडेंट की तरह से। लेकिन सेकंड काउंसिल में एक आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कह लो या मैं कार्यकारी अध्यक्ष कहूं, तो उस तौर पर अगस्त के 12 शिष्यों में से एक हुआ करते थे तोल्काप्पियर, उनको भी अध्यक्ष बनाया जाएगा। नक्कीरर मेरा तीसरे वाले काउंसिल के बनेंगे, सुरेंद्र नक्कीरर तीसरे वाले काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे, ठीक है ना? हाँ, नक्कीरर थर्ड वाले, फर्स्ट 2 के आपके चेयरमैन होंगे बेटा अगस्त, जिनको अगस्त्यार कहा जा रहा है। उन्हीं के 12 शिष्यों में से एक का नाम है तोल्काप्पियर, ठीक है? चलो वे ये वैसे आप लोग ये सारे लिटरेचर पढ़ चुके हैं, मैं आपको संगम काल के दौरान पढ़ा चुका हूं, तो बस थोड़ा-थोड़ा इस पर चर्चा करता हूं। जैसे एट्टोटोगई, एट्टोटोगई का मतलब होता है जिसे कहा जाएगा इंग्लिश में एट कलेक्शन, जिसे कहा जाएगा इंग्लिश में एट कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज, ठीक है? कोई बात नहीं, आप पढ़ते चलो, मैं बताता चल रहा हूं। मैं मुकेश परेशान मत हो, मैं आपको सब बताता चलूंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया है, हो सकता हो आप लोग न्यू स्टूडेंट के तौर पर हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको आगे पढ़ा दूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो एट्टोटोगई का मतलब होता है एट, एट्टोटोगई का मतलब होता है 8 तमिल भाषा में। तो 8 कलेक्शंस ऑफ तमिल पोएट्रिक वर्क यानी कि तमिल भाषा के 8 कविताओं का जो संग्रह है, उसे नाम दिया जाएगा एट्टोटोगई, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखिए आता है पत्तू पत्तू, पत्तू पत्तू का मतलब होता है बेटा 10, हाँ, पत्तू पत्तू का मतलब होता है 10, इसे 10 लेयर्स के तौर पर 10 लेयर्स के तौर पर जाना जाएगा, यानी कि 10 कविताओं का, ये कविताएं एट्टोटोगई से थोड़ी लंबी होंगी, यानी 10 लंबी कविताओं का कलेक्शन, यानी 10 लॉन्ग पोएम, यानी कलेक्शन ऑफ द 10 लॉन्ग पोएम्स, दैट इज कॉल्ड पत्तू पत्तू। और पत्तू पत्तू का मतलब ही होता है 10, ठीक है? तमिल भाषा में ये होता ही है आपका 10। इसमें अगर आप देखोगे तो नक्कीरर जो कि तीसरे वाले काउंसिल के चेयरमैन है, तो नक्कीरर की किताब जिसे तिरुमुरुकुरु पट्टई को शामिल किया जाएगा। नक्कीरर की किताब जो कि संस्कृत में लिखी गई है, जिसका नाम है तिरुमुरुकुरु पट्टई। अब ये तमिल भाषा के नाम है, तो बच्चों तमिल भाषा के नाम ऐसे ही मिलेंगे, थोड़े तिरछे, थोड़े टेढ़े मेढ़े आपको नाम मिलेंगे। तिरुमुरुकुरु पट्टई, ये तमिल भाषा के नाम है, ठीक है? तो नक्कीरर जो थर्ड काउंसिल के चेयरमैन, और आपको एक राजा का नाम मैं आपको बता दूं, आपको नाम याद आ रहा होगा, नेदुनजेरियल। हाँ, नेदुनजेरियल, ठीक है? तो नेदुनजेरियल अगर आपको याद आ रहा होगा, तो वो उनके कवि हैं, नक्कीरर नेदुनजेरियल के कवि हैं। नेदुनजेरियल वही कवि है बच्चों जिसने कोवलन को मृत्यु दंड दिया था। हाँ, ठीक है, जिसने कोवलन को पनिशमेंट दिया था। फिर उसके बाद वो उसकी पत्नी कन्नगी ने जब अपने पति का मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़के अपने पति को बेगुनाह साबित कर दिया, तो नेदुनजेरियल वो नदी में अपने आप को डुबो लेंगे ना, ये वही वाले उन्हीं के कवि हैं नक्कीरर, ठीक है? चलो, आप में से जिसने भी संगम वाली क्लास नहीं पढ़ी होगी, हाँ, आप में से जिसने भी संगम वाली क्लास नहीं पढ़ी होगी, मैं उनको दोबारा बता दूंगा और ये स्टोरी भी आपको सुना दूंगा, ठीक है ना? अभी परेशान मत होइएगा। चलो भाई, इसी तरह से अगर देखा जाए तो पथिने किलक्कड़ू, पथिने किलक्कड़ू का मतलब होता है 18, पथिने किलक्कड़ू का मतलब होता है बेटा 18। कोई दिक्कत नहीं रितेश, जब संगम वाली क्लास आएगी ना दोबारा रोटेशन में, तब मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? पथिने किलक्कड़ू का मतलब होता है 18। अब 18 कैसे हो गए? तो देखो भाई, एट्टुटोगई यानी 8, पत्तू पत्तू यानी 10, इन दोनों को मिला लिया तो क्या बन गया? 18 बन गया। यानी आपके 18 कविताओं का कलेक्शन जो होगा, उसे बोला जाएगा पथिने किलक्कड़ू, ठीक है ना? हाँ, ये नाम थोड़े मुश्किल है, सुनने में थोड़े दर्द भरे लग सकते हैं, लेकिन अब नाम है तो है, इसमें कुछ कर तो सकते नहीं। अच्छा, महाकाव्यों की बात करें, तमिल महाकाव्यों की बात करें, तो तमिल महाकाव्यों की आपको याद होगा, या चलिए जाने दीजिए, मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने वो क्लास नहीं की है, वो कहेंगे साहब आप कह देते हो याद होगा, याद होगा, याद कहां से होगा, पढ़ा तो है नहीं। चलिए, तो शिल्पादिकारम ये तमिल भाषा का पहला महाकाव्य है, तमिल भाषा का पहला महाकाव्य है। तमिल भाषा में 5 महाकाव्य लिखे गए हैं, जिनमें जो पॉपुलर है, फर्स्ट 3 पॉपुलर हैं, जिनको शिल्पादिकारम सबसे पुराना, मणिमेखले दूसरे नंबर का और जीवक चिंतामणि तीसरे नंबर का आ जाएगा। इस शिल्पादिकारम को लिखा जाएगा, एक जैन मॉन्क है, एक जैन साधु है, जिनका नाम है बच्चों इलंगो आदिगल। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इलंगो आदिगल सिर्फ जैन साधु ही नहीं है, ही वॉज प्रिंस ऑफ चेरा डायनेस्टी। इलंगो आदिगल जो है वो चेर वंश के राजकुमार हैं। इलंगो आदिगल वॉज, नाम लिखा बेटा, नाम लिखा, देख लो, नाम लिखा हुआ बच्चे, ठीक है? चेर वंश के राजकुमार भी हैं। वो एक अलग बात होगा कि अपना प्रिंसली लाइफ यानी राजकुमार वाला अपना रॉयल लाइफ छोड़ करके ये जैन मॉन्क बन जाएंगे। इन्हीं के भाई हैं, जिनको बेटा सेन गुट्टवन कहा जाता है, जो कि राजा भी बनेंगे। और इस कहानी का स्टोरी जो है, इस कहानी की स्टोरी में दो क्या 3 कैरेक्टर हैं जो मेन कैरेक्टर हैं। अच्छा, आप एक मिनट, सारे का बेटा एक मिनट, ये लाइन पूरी कर लेने दो। इस एपिक के 3 कैरेक्टर हैं, जिनमें से मेन कैरेक्टर है कन्नगी का, जो कि पत्नी है, कोवलन जो कि कन्नगी का पति है, एक और कैरेक्टर है एक वैश्या का, जिसका नाम माधवी है। हाँ, जिसका नाम माधवी है, और वो माधवी यानी जो कोवलन होगा ना, हाँ, ये पायल वाली स्टोरी, वो जो माधवी है, कोवलन उससे दूसरी शादी करेगा और उसी से जन्म लेने वाली है उसकी बेटी, जिसका नाम होगा बच्चों मणिमेखले। अच्छा, मैं एक बार फिर से नाम बता देता हूँ तीनों महाकाव्य का, ठीक है? देखो, पहला नाम तो ये लिखा हुआ है शिल्पादिकारम, दूसरा नाम मैं यहीं पर लिख देता हूँ, वो है बेटा मणिमेखलय, मणिमेखलय, ये दूसरा एपिक है, और तीसरा है बच्चे जीवक चिंतामणि।
जीवक, चिंता, मणि। ठीक है ना? ये 3 है, परेशान मत होइएगा। ये कहानी मैंने सुनाई है, बिल्कुल सुनाई है बेटा, बिल्कुल सुनाई है। ठीक? मणिमेखले जिसको लिखेंगे एक बौद्ध साधु जिनका नाम शीतल सत्यनारायण होगा। ये बौद्ध मॉन्क हैं जिनके द्वारा लिखा जाएगा इस किताब को। ठीक? जिस जगह पर शिल्पादिकारम रुकती है, जिस जगह पर शिल्पादिकारम नाम की स्टोरी रुकती है, वहीं से मणिमेखले स्टार्ट होती है। क्योंकि मणिमेखले कोवलन की दूसरी पत्नी माधवी से जन्म लेने वाली पुत्री का नाम है, उसकी बेटी का नाम है, जो भी अपने माँ की तरह एक वैश्या यानी कि एक रॉयल डांसर के एक डांसर की तरह से अपने जीवन को चलाती है। जब कुछ राजकुमार मणिमेखले से प्यार करने लगते हैं, वो अपने प्यार का इज़हार करने लगते हैं, तो मणिमेखले संन्यास ले लेती है और वो एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। इस पूरी स्टोरी में इसी बात को बताया गया है। ठीक है ना? इसके बाद सेकंड लिटरेचर आता है जिसे सॉरी सेकंड क्लासिकल लैंग्वेज आती है बच्चे, जिसे हम लोग कहते हैं संस्कृत। 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और अगर मैं संस्कृत के लिटरेचर और उसकी ओरिजिनलिटी और उसकी प्राचीनता की बात करूं तो साहब उसका सबसे पुराना प्रमाण मिलता है वेद, जिनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपको दिखाई पड़ेंगे संस्कृत बहुत पुराना, अगर मैं जोड़ दूं तो करीब 3500 बिल्कुल सही है, क्योंकि 2000 का सीरीज इधर ले लीजिए और 1500 ईसा पूर्व उधर ले लीजिए, तो करीब 3500 वर्षों पुराना साहित्य है जिसे हम लोग वेद के तौर पर जानते हैं। और चूंकि हम लोग ने वैदिक काल के दौरान मैं आपको फिर से बता दूं आर्य लोगों के बारे में, एक जर्मनी के हिस्टोरियन जिन्हें मैक्स मूलर कहा जाता है, उन्होंने बताया कि साहब ये आर्य लोग जो कि संस्कृत बोलते हैं, ये सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे, जो माइग्रेट करके इंडिया में आएंगे। इंडिया में आने वाला जो ग्रुप है वो संस्कृत बोलता है और उसको इसीलिए इस लैंग्वेज को इंडो आर्यन लैंग्वेज के तौर पर देखा जाता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू बोगस कोई इंस्क्रिप्शन रिलीजन के पार्ट पर आपको दिखाई पड़ेगा, धर्म के पार्ट पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो संस्कृत भाषा जिसमें शुरुआती दौर में हमारे वैदिक टेक्स्ट लिखे गए और आगे चलकर आप देखोगे तो आपको बुद्धिस्ट और जैन यानी कि बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के भी लिटरेचर आपको संस्कृत में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है? गुलाब साहब बेटा क्लास को अगर छोड़ता हूँ ना तो फिर वो मतलब आप लोगों का रूटीन टूटता है। ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि भाई रूटीन चलता रहे, आप लोगों का नुकसान ना होने पाए। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा, संस्कृत को ज्ञात सबसे पुरानी भाषा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। चलो भाई, अब संस्कृत के लिटरेचर की बात कर लें तो देखो उनमें सबसे नाम पुराना आता है वेद का। वेदों का 4 नाम आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने बताया, मैंने भी आप लोगों को लिखा हुआ है। तो सबसे पुराना जो हम लोगों के पास ज्ञात लिटरेचर है यानी जिसको पढ़ा गया, जिसको समझा जा सका है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक? इसके अलावा की अगर बात करें तो आप एक और नाम देखते हैं, वो है नाम बेटा स्वप्न वासव दत्तम। इस किताब को लिखा गया था कवि भास के द्वारा और कवि भास संस्कृत के बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे। स्वप्न वासव दत्तम ये जो नाटक है और इसको अगर देखेंगे तो ये गुनाड्य के द्वारा वृहत कथा जो लिखी गई थी वो सातवाहन काल के दौरान लिखी गई, राजा हाल के दरबार में लिखी गई थी। सातवाहन राजा राजा हाल के दरबार में। हाँ, बिल्कुल, ये राजा हाल वाले ही गुनाढ्य हैं, ठीक है? तो उनकी एक किताब है जिसका नाम बृहत कथा है, ये स्टोरी उससे मिलती-जुलती है। जो स्वप्न वासव दत्ता की स्टोरी है, बेसिकली वो एक राज्य है जिसे 16 महाजनपदों में से एक माना जाता था, जिसका नाम था बच्चों वत्स। तो वत्स महाजनपद का राजा जिसका नाम उदयन हुआ करता था, जो कि गौतम बुद्ध का समकालीन राजा था और वासव दत्ता के बीच की प्रेम कहानी है। अब इसी प्रेम कहानी को एक नाटकीय तौर पर उसमें होता नहीं प्यार-मोहब्बत वाली फ़िल्में देखिए, मिलना, आँखें चार होना, फिर एक साथ गाना हाँ, एक साथ गाना गाना, ठीक है? फिर उसके बाद विलेन का चले आना, विलेन के द्वारा हीरो-हीरोइन के मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसी में थोड़ा बहुत कॉमेडी वगैरह, जॉनी लीवर वगैरह इस टाइप के लोग कलाकार आ जाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर एक नाटक है जिसमें आपको आपको कॉमिक पार्ट भी दिखाई पड़ेगा, आपको उसमें स्टोरी भी दिखाई पड़ेगी, उसमें आपको विलेन भी दिखाई पड़ेगा, फिर लास्ट में हैप्पी एंडिंग, सब मिल जाएँगे, सबका सपना पूरा हो जाएगा और सब इकट्ठा हो जाएँगे। ठीक? तो इस तरह की चलो भाई इस तरह से लिखा गया। अब विज्ञान शाकुंतलम, ये तो आप जानते ही हैं साहब, ये कालिदास का नाटक है और कालिदास जी के द्वारा लिखे गए नाटकों की अगर बात करें तो कालिदास जी ने 3 नाटक लिखे थे, नाम आप लोगों को पता होगा, मैं दोहरा देता हूँ। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसके अलावा विक्रमोर्वशीय है और इसके अलावा मालविकाग्निमित्र है। यानी कालिदास के अगर मैं 3 नाटकों की बात करूँ, नाम मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और एक नाम और क्या बताया था, देखो बताते-बताते भूल गए। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और एक नाम और बताओ, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है ना? इसके अलावा उन्होंने 4 पोएट्री वाली किताबें भी लिखी हैं, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव और ऋतुसंहार, ठीक है? वो उन्होंने 4 और किताबें लिखी हैं। तो कालिदास का जो सबसे फेमस ड्रामा बुक है, वो ड्रामा बुक है बेटा अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है? अरे तनु, बेटा कालिदास परेशान मत हो, जब गुप्त काल वाली क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पर बता देंगे, परेशान मत हो, ठीक है? ठीक? हाँ, और ये नाम तो बड़ी आसानी से मिल जाएँगे बच्चे, मोहिनी, तनु, ये नाम तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा यार, गूगल पे देख लो, लिखेंगे टाइम ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, है कि नहीं? फिर अभी जब पढ़ेंगे दोबारा से तो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस किताब की मैं छोटी-सी स्टोरी आपको बता दूँ, मैं आपको छोटी-सी स्टोरी आपको बता दूँ। स्टोरी ये है कि एक राजा, अच्छा रुको, मैं स्टोरी बताते-बताते नाम भी लिख देता हूँ। एक राजा है जिनका नाम है दुष्यंत, एक राजा है जिनका नाम है दुष्यंत। राजा दुष्यंत जाएँगे शिकार खेलने और जब वो शिकार खेलने जाएँगे तो एक जंगल में जाएँगे और जंगल में उनकी मुलाकात होगी दुर्वासा ऋषि का शायद नहीं, किसी ऋषि का एक वो था कुटिया था, उस कुटिया में वो जाएँगे और जाएँगे तो वहाँ पर उनको मुलाकात हो जाएगी अब शकुंतला से। उनकी मुलाकात हो जाएगी किससे? उनकी मुलाकात हो जाएगी शकुंतला से। शकुंतला से मुलाकात हो जाएगी और मुलाकात के बाद फिर दोनों लोग आपस में प्यार मोहब्बत कर बैठेंगे और प्यार मोहब्बत के बाद दोनों लोग, जिसे गंधर्व विवाह कहा जाता है, अगर गंधर्व विवाह की बात करें तो गंधर्व विवाह जिसे आप लव मैरिज कह सकते हो, तो गंधर्व विवाह के तौर पर वो विवाह कर लेंगे और जो शकुंतला के पिताजी हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अगर आप में से किसी को याद आ रहा हो तो बताइएगा। शकुंतला के पिताजी जो कि एक ऋषि हैं, शकुंतला उनकी अडॉप्टेड बेटी है। ठीक है? तो दोनों लोग शादी विवाह कर लेंगे और हाँ, और शकुंतला को राजा दुष्यंत के द्वारा एक प्रॉमिस किया जाएगा, शकुंतला हम अभी जा रहे हैं अपने राज्य वापस, लेकिन हम जब वापस आएँगे तो मतलब हम तुमको लेने के लिए वापस आएँगे, तुम्हारा स्वागत सत्कार बिल्कुल रानी साहिबा की तरह से किया जाएगा। ठीक है? बिल्कुल रानी साहिबा की तरह से किया जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं। शकुंतला कोई भी अच्छा विश्वामित्र की बेटी थी, ओके विश्वामित्र। तो शकुंतला रोने लगती हैं। हाँ, शकुंतला रोने लगती हैं। तो शकुंतला जब रोने लगती हैं तो राजा दुष्यंत अपने हाथ की अंगूठी निकालकर शकुंतला को दे देते हैं कि लो भाई शकुंतला, ये अपने पास मेरी निशानी रख लो भाई।
है ना? एक मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना याद आ रहा है, किसी फ़िल्म का गाना, मैं फ़िल्म का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, तो उसमें वो हीरो जो है हीरोइन को वो अंगूठी देता है तो कहता है, "ले जा जानी, छल्ला निशानी" करके कुछ इस तरह का गाना है। तो राजा दुष्यंत भी अंगूठी यानी कि छल्ला निशानी के तौर पर दे देते हैं और तुम परेशान मत होना, मैं तुमको राजकुमारी की तरह से मतलब रानी साहिबा की तरह से ले जाऊँगा मैं। शकुंतला इंतज़ार करती है, इसी बीच विलेन दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, रघुवंश मेघदूत कुमार संभव, ठीक है? देखो भाई तनु और मोहिनी मैंने तुम लोगों के लिए किताब का नाम लिख दिया, ठीक है बेटा? लो अब आप लोग नोट कर लेना, ये कालिदास की किताबें हैं। अब वो होगा क्या दुर्वासा ऋषि आएँगे, शकुंतला बेचारी उनको प्रणाम करना भूल जाएगी, कहाँ से प्रणाम करे बेचारी? कहाँ से प्रणाम करे? वो अपने प्यार पति के प्यार में खोई हुई है। दुर्वासा ऋषि नाराज़, तुम जिसको याद कर रही हो वो तुमको भूल जाएगा। अब वो शकुंतला अचानक से महाराज गलती हो गई ऐसा-वैसा दुनिया भर की बातें। तो दुर्वासा ने कहा कि चलो भाई मतलब उनके शकुंतला के पापा जी ने रिक्वेस्ट-विक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा श्राप हम कम कर देते हैं और तुम्हारे पति ने कोई निशानी दिया है? कैसा अंगूठी अंगूठी? क्या बस तुम अपने पति के पास बिना देरी किए चली जाओ और उनको अंगूठी दिखाओ क्योंकि तुम्हारा पति तो भूल चुका है मेरे श्राप के हिसाब से। हाँ, ठीक मेरे श्राप के हिसाब से वो तो भूल चुका है। अरे भाई मुकेश जी ये किताबों के ही नाम है भाई, ये किताबों के ही नाम है जो लिखे हैं मैंने, ठीक है? चलो, तो अब वो शकुंतला जाएँगी तो लेकिन आपको पता होगा वो अंगूठी वो नदी में गिर जाएगी, मछली उसको निगल जाएगी, शकुंतला दुष्यंत के पास जाकर याद दिलाने की कोशिश करेंगी शकुंतला दुष्यंत कहेंगे पता नहीं कौन हो तुम? पता नहीं कौन हो तुम? शकुंतला समझ गई ये तो भूल गए, अब चलो भैया वो अंगूठी भी गायब हो चुकी है। इस बीच क्या होगा एक मछुआरा मछली मारेगा, मछली काटेगा वो अंगूठी निकलेगी शाही अंगूठी देखकर वो मछुआरा दुष्यंत के पास आएगा, महाराज आपकी अंगूठी और ऐसा-ऐसा। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को याद आएगा ओह माय गॉड! ये तो शकुंतला को मैंने दे दिया था, ये क्या कर दिया मैंने? अब उनको पूरा का पूरा पूरी कहानी पिछले जन्म वाली याद आ जाएगी। दोनों लोग मिल जाएँगे सब मतलब हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। इसी तरह से एक और किताब है बच्चों हाँ, ठीक है, चलो। तो इसी तरह से एक और किताब है बच्चों मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम को लिखा था बेटा शूद्रक ने जो कि एक राजा हुआ करते थे। एक राजा हुआ करते थे। संस्कृत का लिखा हुआ नाटक है ये और ये गुप्तकालीन नाटक है शूद्रक, एक गुप्तकालीन नाटक है और आभीर वंश से ताल्लुक रखते हैं आपके शूद्रक। तो उनके द्वारा किताब लिखी गई है और संस्कृत में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है, जिसका नाम मृच्छकटिकम है। इसी तरह से कुमार संभव जिसका नाम मैं भी ले रहा था, ये पोएट्री यानी कहानी की सॉरी ये कविता की किताब है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है और कुमार संभव इस किताब को लिखा गया था काकुस्थवर्मन, कदम्ब राजवंश के राजा काकुस्थवर्मन के दरबार में लिखा गया था। जहाँ पर कुमारगुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आज पूरा कंप्लीट कर दो। क्या कंप्लीट करना है भाई जीतू? जीतू बेटा क्या कंप्लीट करने का आदेश दे रहे हो बच्चे? क्या कंप्लीट करना है बता दो भाई? तुम लोग भाई कल के अधिकारी हो, ठीक है? अभी से आदेश देने की आदत डाल रहे हो अच्छी बात है। चलो बता दो लेकिन पूरा क्या करना है? आदेश पूरा दो भाई, अधूरा आदेश ना दो। ठीक, चलो तो कुमार संभव लिखी जाएगी काकुस्थवर्मन के दरबार में और वहाँ पर इस किताब में कुमारगुप्त जो कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बेटे और भगवान शिव के पुत्र कुमार जो हैं कार्तिकेय जिन्हें कुमार कहा जाता है उन दोनों से एक तुलनात्मक बात किया जाएगा कि साहब हमारे राजकुमार इतने प्यारे हो ऐसा-वैसा और भगवान शिव के पुत्र के तौर पर हाँ, ठीक है, चलो। अरे बेटा श्रुति, वो एक मुझे याद है, रहीमान इस देश में भाँति-भाँति के लोग, आगे नहीं बोलूँगा, आगे तुम कुछ समझदार हो। तो कुछ बच्चे हैं इस तरह हम लोगों की क्लास में, रहीमान इस देश में भाँति-भाँति के लोग। चलो भाई, बुद्धचरित्र की अगर बात करें, तो बुद्धचरित्र जो है, इसको लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। ये किताब लिखी गई है बेटा कनिष्क के ज़माने में। कनिष्क के ज़माने में और कनिष्क राजा और राजा कनिष्क का राज कभी हुआ करता था अश्वघोष, जिन्होंने ये किताब पोएट्री कहानी की तरह से लिखी सॉरी कविता की तरह से लिखा है और मज़ेदार बात ये है कि बुद्धचरित्र बौद्ध धर्म से लिखी गई किताब है। बौद्ध धर्म में अब आप देखिएगा, जहाँ शुरुआत दौर में बौद्ध लिटरेचर पाली भाषा में लिखे जा रहे थे, वहीं पर अब बौद्ध लिटरेचर को संस्कृत में लिखा जाएगा, जिसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल बुद्धचरित्र आपको दिखाई पड़ेगा। कनिष्क के ज़माने में लिखी गई है, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी, कादम्बरी को लिखा है बच्चों बाणभट्ट ने। ये वही बाणभट्ट हैं जो कि हर्षवर्धन के राजकवि हैं। ये वही बाणभट्ट हैं जिन्होंने हर्षचरित नामक नाटक भी लिखा हुआ है। ठीक, साथ ही साथ उन्होंने कादम्बरी जैसा एक रोमांटिक नाटक लिखा हुआ है। ठीक है ना? चलो भाई। तेलुगु की अगर बात करते हैं, तो तेलुगु जो कि 2008 में भारत सरकार के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज में रखा गया। ठीक है ना? चलो, ये वही बाणभट्ट हैं जिन्होंने हर्षचरित नामक नाटक भी लिखा हुआ है। ठीक, साथ ही साथ उन्होंने कादम्बरी जैसा एक रोमांटिक नाटक लिखा हुआ है। ठीक है ना? चलो भाई। तेलुगु की अगर बात करते हैं, तो तेलुगु जो कि 2008 में भारत सरकार के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज में रखा गया है। ये आता है आपका द्रविड़ भाषा। अगर मैं भारतीय भाषाओं को 2 श्रेणियों में बाँट दूँ, तो एक आता है आपका इंडो आर्यन लैंग्वेज और एक भाषा आती है बेटा द्रविड़। दक्षिण भारत की जो भाषाएँ हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सारी की सारी भाषाएँ द्रविड़ भाषा की कैटेगरी में आते हैं और नॉर्थ इंडिया की बात करें जिसमें मराठी पंजाबी, उड़िया, संस्कृत, हिंदी ये सारी भाषा खड़ी बोली ये सारी की सारी भाषाएँ आपके इंडो आर्यन में आती हैं। मैथिली ये सब कुछ, ये इंडो आर्यन भाषा के तहत आती है। ठीक? तो तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना जो कि 2014 में बना है, पुडुचेरी वहाँ की आधिकारिक भाषा के तौर पर है। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करते थे। 2004 में सॉरी 2014 में आपका तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया है। वैसे तेलुगु भाषा के आधार पर 1993 में आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया था। है ना? उन्ना चलो भाई। तो अगर हम लोग तेलुगु भाषा के लिटरेचर की बात करें तो उनमें नाम आता है बच्चों आंध्र महाभारतम का। आंध्र महाभारतम जिसको लिखा गया है नन्नय्या भट्टारकूडू के द्वारा। हाँ, ठीक है। नन्नय्या भट्टारकूडू के द्वारा लिखा गया है। ठीक? और नन्नय्या भट्टारकूडू को तमिल भाषा का आदि कवि माना जाता है। वो सबसे पुराने कवि के तौर पर माना जाता है। और नन्नय्या के द्वारा तेलुगु का जो एक ग्रामर लिटरेचर लिखा है, वो भी नन्नय्या के ही द्वारा लिखा गया है। ठीक? तो आंध्र महाभारतम तमिल भाषा में सॉरी तेलुगु भाषा का लिखा गया सबसे क्लासिकल लिटरेचर के तौर पर है। इसी तरह से लिखा गया है सुमति शतकम। सुमति का मतलब होता है आपके मॉरल को लेकर, नैतिकता को लेकर। सुमति मतलब मॉरलिटी, अच्छी बातें, है ना? और शतकम मतलब 100 यानी 100 ऐसी बातें, 100 ऐसे कविताएँ जो कि मॉरलिटी को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। इसलिए इस किताब का नाम पड़ गया है बच्चों सुमति शतकम। ठीक? तो जिसमें 100 कविताएँ, कविताओं का मतलब पदयालु लिखा गया है। ठीक है? तो इसको एक नाम दे दिया गया सुमति शतकम। ऐसा कहा जाता है इसको लिखा गया भड्डेना भूपालुडू के द्वारा। भड्डेना भूपालुडू के द्वारा और जिन्हें एक और नाम दिया जाता है इसको भद्र भूपाल के तौर पर। यानी भड्डेना भूपालुडू को ही बेटा भद्र भूपाल कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये काकतीय वंश की रानी हुआ करती थी, जिनको रुद्रमा देवी के तौर पर जाना जाता है, जिनके हाँ, रुद्रमा देवी और एक और नाम लिखा हुआ बेटा देखो, नाम लिखा हुआ ये देखो, ये लिखा हुआ है बड्डेना भूपालुडू, ये देखो भद्र भूपाल, रानी रुद्रमा और तिकन्ना के शिष्य के तौर पर आते हैं आपके भद्र भूपाल, जिनके द्वारा सुमति शतकम को लिखने का काम किया गया। बाल व्याकरण को लिखा गया तेलुगु भाषा के बहुत बड़े भद्र भूपाल। ये लिखा हुआ है बड्डेना भूपालुडू, ये देखो भद्र भूपाल, रानी रुद्रमा और तिकन्ना के शिष्य के तौर पर आते हैं आपके भद्र भूपाल, जिनके द्वारा सुमति शतकम को लिखने का काम किया गया। बाल व्याकरण
बाल व्याकरण को लिखा गया तेलुगु भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं, जिनको चिन्नासूरी, जिन्हें परावास्तु चिन्नासूरी के तौर पर जाना जाता है। तेलुगु भाषा के डेवलपमेंट के लिए, लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए चिन्नासूरी जी के द्वारा बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए, उन पे बहुत सारा रिसर्च किया गया है और बाल व्याकरणम उनकी प्रसिद्ध किताबों में से एक है। इसके अलावा चिन्नासूरी के द्वारा नीति चंद्रिका, सुतंधरा व्याकरणम, आंध्र धातुमूल और नीति संग्रहमु ऐसी किताबों को भी लिखा गया है। ठीक है, ये आपके तेलुगु भाषा से ताल्लुक रखते हैं। कन्नड़, कन्नड़ यानी कर्नाटक के रीजन में बोली जाने वाली भाषा। 2008 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और चूंकि ये भी दक्षिण भारत से ताल्लुक रखता है भाषा, इसीलिए इसे द्रविड़ भाषा के तौर पर रखा गया। वुड यू रिवाइज वंस योर क्लास एज आई वाज नॉट एबल टू अटेंड क्लास फ्रॉम बिगिनिंग ड्यू टू सम अनकंट्रोलेबल रीजन। बेटा प्रमोद, अब फिलहाल हम लोगों की क्लास करीब 50 मिनट पहले शुरू हो चुकी है, तो 50 मिनट की क्लास को मैं दोबारा रिवाइज तो नहीं कर पाऊंगा बेटा। आप इसको रिकॉर्ड में देख लेना, ठीक है? आप इसको रिकॉर्ड में देख लेना, ठीक? 50 मिनट की क्लास रिवाइज कर पाना बड़ा मुश्किल है। अगर 2-4-5 मिनट का बात होता तो समझ में आता, ठीक है ना? 50 मिनट बहुत मतलब इम्पॉसिबल बेटा, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी के जो करीब 80-90 बच्चे हैं ना, उनका नुकसान हो जाएगा, ठीक है? चलो आप रिकॉर्ड में देख लेना। कन्नड़ भाषा जो कि द्रविड़ भाषा कैटेगरी में आता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है? और कन्नड़ भाषा को अगर हम लोग थोड़ा स्थानीय भाषा में बोले, लोकल लैंग्वेज में बोले, जैसे कानारेस, कन्नाना ऐसे शब्दों के साथ बोला जाता है। ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा, कर्नाटका वाला कन्नड़, ठीक? और सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं बोला जाता, कर्नाटका से सटा हुआ अगर आप देखोगे तो थोड़ा महाराष्ट्र का रीजन लगता है, वहाँ पर भी आप देखिएगा, ठीक? उधर भी बोला जाता है। थोड़ा-सा आप देखोगे, हाँ, थोड़ा-सा अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी रीजन से सटा हुआ दिखाई पड़ेगा ना, तो वहाँ पर भी बोला जाता है। यानी कुल मिलाकर ये कर्नाटक में तो बोला ही जाता है, साथ ही साथ अपने अगल-बगल के भी आस-पास के इलाकों में बोला जाता है, ठीक? कन्नड़ भाषा की पहली किताब की अगर बात करते हैं तो वो किताब लिखी गई है बच्चे कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग को लिखा था, आपको याद होगा, एक राष्ट्रकूट राजा हुआ करता था जिसका नाम था अमोघ वर्ष। तो इस किताब को लिखा गया है बेटा अमोघ वर्ष के द्वारा। इस किताब को अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया, जो कि आपके राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। ये वही राष्ट्रकूट डायनेस्टी है बेटा जिसे दंतेदुर्ग के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, दंतेदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश को स्थापित किया था, उसी से ताल्लुक रखते हैं अमोघ वर्ष। ये अमोघ वर्ष वही राजा हैं जो कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी को लेकर चले जाएंगे वहां हैदराबाद के पास में, क्या नाम होगा उसका, लटलूर से उसको चेंज करेंगे मान्यखेड़, थानेश्वर नहीं, थानेश्वर नहीं, मान्यखेड़, 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 ये हैदराबाद के पास का जगह पड़ता है, ठीक है ना? तो मान्यखेड़ लेकर चले जाएंगे। उसका कारण ये रहेगा क्योंकि आगे चलकर आप देखोगे पल्लव राजाओं है। तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, रामायण नहीं लिखा गया है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, लोग बोल देते हैं तुलसीदास जी की रामायण, रामायण नहीं है वो रामचरितमानस है, ठीक है? उसी तरह से जिस तरह से अगर आप देखोगे कन्नड़ भाषा में तो कन्नड़ रामायण कवि कंप के द्वारा लिखा गया, सॉरी जिन्हें कवि पंप कह लो या अभिनव पंप कह लो या नागचंद्र कह लो, हाँ, उनके द्वारा इस किताब को लिखा गया और मैंने अभी आपसे बताया कि रामायण को भारत में 300 से ज्यादा ही भाषाओं में चेंज किया जा चुका है। कंबन नहीं बेटा, कंबन ने तमिल भाषा में लिखा था, याद रखना, कंबन ने तमिल भाषा में लिखा था बच्चे। ये अभिनव पंप है, ये अभिनव पंप कन्नड़ भाषा से जुड़े हैं, ये कंबन नहीं है, ये अलग है, ये अलग है बेटा, ठीक है? हाँ, ये नागचंद्र हैं और जो आप कवि कंबन कह रहे हैं, कवि कंबन ने तमिल रामायण लिखा था बेटा, जिसको आगे चलकर 1925 में एक आंदोलन किया गया जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहा जाता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्म सम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा चलाया गया था। वो वाला, वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है? चलो, राजशेखर व्यास एक किताब का नाम है जिसे लिखा गया था सदक सारादेव के द्वारा और इस किताब में भी आप देखोगे तो ये आपको एक प्रकार से जिसे कहते हैं टेल ऑफ मोरालिटी यानी नैतिकता की कहानी के तौर पर लिखा गया है, ठीक है? मोरालिटी क्या है? मोरालिटी बहुत बड़ा शब्द है बेटा, इसकी डेफिनेशन बड़ी अलग-अलग है, लेकिन आमतौर पर जो हम लोग कहते हैं सच बोलना, सम्मान करना, दयालु होना, ये मोरालिटी के तौर पर आता है। हाँ, ठीक है? चलो भाई, मलयालम केरल की भाषा 2013 में भारत सरकार के द्वारा मलयालम को जो कि द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा बनता है इसे शामिल किया गया। हाँ, एथिक्स का पेपर जो होता है वो इसी पर बिल्कुल सही कहा। तो मलयालम जो है आपके 2013 में बनेगी क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर, ठीक? अच्छा, मलयालम की बात करें तो केरल के साथ-साथ लक्षद्वीप केरल से सटा हुआ आपका इलाका है, ठीक है? लक्षद्वीप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पॉलिटी में बताया गया होगा कि लक्षद्वीप पर भारत की सेनाएं 2 घंटे पहले पहुंच गई थी। अगर 2 घंटे की देरी हो जाती, तो लक्षद्वीप पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता। पाकिस्तान की भी नेवल जो आर्मी आर्मी है, वो निकल चुकी थी। लेकिन कराची से थोड़ा दूर पड़ रहा था, केरल के पास पड़ रहा था। इसीलिए केरल पर आज भी लक्षद्वीप पर आज भी भारत का तिरंगा झंडा लहराता है। और ज़रूरी इसलिए था क्योंकि वाटरवे की अगर बात करें, स्ट्रेटेजिकली अगर बात करें, तो लक्षद्वीप पर भारत का कब्जा होना बड़ा ज़रूरी था। नहीं तो पाकिस्तान बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता। खैर वो एक अलग बात है। तो केरल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जो आपका एक यूनियन टेरिटरी है, जिस पर फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ करता था।
तो उन जगहों पर बोला जाता है और मलयालम को भारत के संविधान की जो 8वीं सूची है ना, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें मलयालम भी आती है। ठीक है? चलो, इसमें लिखी गई किताब की अगर बात करें तो रामचरितम को लिखा गया है। ये मलयालम पुस्तकों का सबसे पुराना लिटरेचर है जो कि मलयालम भाषा में लिखा गया है। रामचरितम रामचरितम अब आप समझ लीजिए इस किताब में लिखा क्या होगा। तो निश्चित तौर पर इस किताब में भगवान राम, जिस प्रकार से अवधी भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, उसी प्रकार से रामचरितम में भी भगवान राम के जीवन को लिखा गया है। तो रामायण का जो युद्ध कांड है, उसकी कथा को लिखा गया है और इसे लिखा गया बच्चों एक कवि जिनका नाम ही था चीराम कवि। ये उनका पेन नेम है, ये उनका पेन नेम है। चीराम कवि उनका वास्तविक नाम नहीं है, क्योंकि वास्तविक तौर पर ये एक राजा थे केरल के, जिनका नाम था श्री वीर राम वर्मन, जो कि त्रावणकोर के राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने अपना पेन नेम लिखा हुआ था चीराम कवि। ठीक है? जिस तरह से अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री में एक नाम याद आ रहा होगा और वो नाम है आपका गुलरुख, गुलरुख जो कि सिकंदर लोदी का नाम था, पेन नेम था सिकंदर लोदी का। बिल्कुल उसी तरह से जो चीराम कवि हैं वो त्रावणकोर के राजा हैं, जिन्हें श्री वीर राम वर्मन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है बेटा पुनीता, बिल्कुल। चलो भाई, लीला तिलकम, अगर हम लोग लीला तिलकम की बात करें तो मलयालम भाषा में ये आपका व्याकरण और जिसे कहते हैं बड़ा अच्छे तरीके से लिखा गया अलंकार। अलंकार का मतलब होता है बेटा सजा देना, है ना? रिथमेटिक यानी कि उसको सजा कर लिखना। तो ये अलंकारिक भाषा में लिखा गया है। मणि प्रवालम और पट्टू के बीच के संबंधों का एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये शादी विवाह को जो आपका रिश्ता नहीं बनता, शादी विवाह की अगर बात करें तो किस प्रकार से एक वैवाहिक जीवन को आगे चलाना चाहिए, किस प्रकार से उसमें कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य होना चाहिए, उनको लेकर लिखा गया है। ठीक है? ये कोऑर्डिनेशन जो एक मैरिड लाइफ का होता है, ये उस तौर पर आपको लिखा हुआ आपको मिलेगा। वसिका तंत्रम, वसिका तंत्रम आप देखेंगे तो वसिका तंत्रम में आप देखेंगे तो ये होता नहीं है कि किसी को एडवाइस दिया जा रहा है। तो एक वैश्या है जिसकी जो अपनी माँ से मिलने पहुंची है, तो उसकी माँ समाज में क्या होता है, समाज क्या होता है, समाज में वैश्याओं की स्थिति क्या है, उनको किस नजरिए से देखा जाता है और प्लस वो जिस पेशे में है, उस पेशे के भी अपने एथिक्स हैं। अब ठीक है, अब आप हर हर वैश्या समुदाय को या हर वैश्या को ये मत मान के चलिएगा कि जैसे शारीरिक रिश्ता बनाने वाला, यानी कि शारीरिक सुख देने वाली महिला को आप वैश्या मत मानिएगा। एक जमाने में वैश्या का मतलब होता था जो डांस किया करते थे, डांस के द्वारा मनोरंजन किया करते थे। ठीक है? फिर वो धीरे-धीरे करके उसमें कुरीतियाँ आती चली गई और ये चीज़ हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये चीज़ जुड़ती चली गई। ठीक है? तो अब जब जैसे इस शब्द का मैं कभी भी प्रयोग करूँ तो हमेशा मानकर चलिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ शारीरिक सुख वाला वैश्या नहीं है, बल्कि वो जो कि अपनी आजीविका के लिए डांस का प्रयोग करते हैं, न नाच-गाना करते हैं। तो वही बताया जा रहा है उसकी माँ के द्वारा कि देखो भाई, तुम्हारे पेशे में क्या एथिक्स हैं, तुम्हारे पेशे के क्या नियम हैं, उन नियमों का तुमको पालन करना चाहिए। तो एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को, जो कि एक वैश्या है, हाँ, जो कि एक वैश्या है, उसको बताया जा रहा है, तो उसको एक परामर्श के तौर पर बताया जा रहा है। ठीक है ना? उसको बोला जाएगा वसिका तंत्रम के तौर पर। ठीक? हाँ, चलो भाई। उड़िया भाषा की अगर बात करते हैं तो उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है? उड़िया जो कि उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा के तौर पर आता है। उड़िया आपके इंडो आर्यन भाषा के तौर पर देखा जाता है। ठीक है? क्योंकि ये इसका भी मूल जो ओरिजिन है, हाँ, उड़िया ही है बेटा जिसको ओड़िया कहा गया। तो जैसे कलकत्ता है, जिस कलकत्ता को अब कोलकाता कहा जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो उड़िया बोलिए चाहे ओड़िया बोलिए, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है? बस ये बोलने का अपना शैली आ गया। जैसे पहले कलकत्ता बोला जाता था, है ना? और कलकत्ता को फिर आगे बदलकर कोलकाता कर दिया गया। जैसे मुंबई कहा जाता है, मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, बम्बई कहा जाता था। ये बोलचाल का अपना शैली है। तो उड़िया कह लो चाहे ओड़िया कह लो, आधिकारिक तौर पर ओड़िया कहा जाएगा। ठीक है? तो ओड़िया ये आपके वो ओडिशा जो राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक के पिताजी का नाम हुआ करता था कौन से पटनायक, जो कि आजादी के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट कर चुके थे। बीजू पटनायक, यस, बीजू पटनायक साहब उनके पिताजी हुआ करते थे। नवीन पटनायक के पिताजी हुआ करते थे। दोनों अपने ज़माने के बहुत काबिल लोग हैं। नवीन पटनायक भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। एक तो वो अच्छे पेंटर हैं, साथ ही साथ अगर मैं बात कहूँ उनको लेकर तो वो एक अच्छे मतलब होता नहीं है अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को वेलफेयर थॉट की बात करेगा, सोशल वेलफेयर थॉट, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डीपीएसपी जिसे फॉलो किया जाए, बिल्कुल सही कहा। तो उड़िया को अगर बात करते हैं तो करीब 82% भाषा का प्रयोग किया जाता है उड़ीसा, उड़ीसा के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। हाँ, बिल्कुल, यस, यस। हाँ, जल्दी बेटा वो पहले वाले नंबर पर भी आ जाएँगे। ज्योति बसु जी को पीछे छोड़कर वो पहले नंबर पर आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं। तो उड़ीसा, झारखंड के अगर बात किया जाए, झारखंड जहाँ के अध्यक्ष सोरेन साहब हैं, वहाँ की दूसरी भाषा के तौर पर आता है। उड़िया भाषा का जो प्रमुख लिटरेचर है उसका नाम है बच्चों चर्यापद। चर्यापद जो कि बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उनके मिथिकल वर्सेस के तौर पर, रहस्यमयी छंदों के तौर पर लिखा गया है। 10वीं शताब्दी के दौरान लिखा गया है। आगे चलकर सरला दास जो कि 15वीं शताब्दी की एक बड़ी लेखिका के तौर पर हैं, उनके द्वारा महाभारत को उड़िया भाषा में लिखा गया। तो इस तरह से उड़िया भाषा को समय-समय पर उसके डेवलपमेंट के लिए अलग-अलग लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है। ठीक है? चलो, तो आज की क्लास को बच्चों फिर हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा, पुनीता बेटा तुम बात कर रहे हो इतिहास के किताबों को लेकर ना। चलो, मैं आपको किताबों के नाम लिख देता हूँ, याद रखिएगा। ये सबके लिए लागू नहीं है और सबके लिए लागू भी है। मतलब आपके विचारों पर, आपकी सहमति पर, आपके इच्छा पर है, आप चाहो तो लो, चाहो तो ना लो। ठीक है? चलो, उनमें सबसे पहले तो नाम आता है बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी। इसकी अगर बात करें तो ये किताब आती है बच्चे 11th क्लास की। 11th क्लास की, 11th क्लास में आपको 2 किताबें मिलेंगी। एक आपका एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, और इसके लेखक का नाम हो जाता है बेटा आर.एस. शर्मा। ठीक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। दूसरी किताब का नाम है बच्चों, दूसरा जो है आपका वो है मेडिवल। ठीक है? मेडिवल, मेडिवल की बात करें तो इस किताब के लेखक का नाम हो जाता है बच्चों सतीश चंद्रा। अरे! सतीश चंद्रा। फिर आती है बच्चे आपके 12th क्लास की किताब, 12th क्लास की किताब। इस किताब के राइटर का नाम है मॉडर्न, ये मॉडर्न हो जाएगा, और इस किताब के लेखक का नाम है बच्चों बिपिन चंद्र, बिपिन चंद्र। ठीक, ये तो हो गई आपकी एनसीईआरटी। फिलहाल मेरा जो सजेशन रहेगा वो एनसीईआरटी को ही लेकर रहेगा। ठीक है? न्यू बैच कब तक स्टार्ट होगा? जहाँ तक बेटा मुझे लग रहा है 12-13 अगस्त को। अभी नहीं बेटा, अभी मांग है कोमल भोजपुरी को भी 22 भाषाओं के साथ-साथ 23वीं भाषा के तौर पर, लेकिन अभी इसको फिलहाल दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक? चलो, ये एक संविधान संशोधन का प्रोसेस आएगा ना, तो ये तो बेटा आपकी एनसीईआरटी हो गई। ई बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल।
तो बेटा किसी भी मुकेश, तो फिर बेटा तुम इन किताबों को ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी जो आपको किताबें ई बुक के नाम पर दी गई, बेसिकली वो दैट इज अ नोट्स, वो आपके नोट्स हैं, वो आपके नोट्स हैं, और नोट्स में बेटा हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे जाते हैं। ठीक है, चलो। अब इसके अलावा अगर आपको जान लेना है किताब, तो एंशिएंट के लिए अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं, तो प्राचीन भारत के लिए आप ले सकते हो बच्चे उपेंद्र सिंह की किताब, उपेंद्र सिंह की किताब ले सकते हो। क्योंकि आर एस शर्मा आप यहाँ पर ले लोगे तो उपेंद्र सिंह की यहाँ पे ले लीजिएगा, प्राचीन भारत। ठीक है, अरे कोई बात नहीं विनेश, ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो एक ही बात है ये। ठीक, अब आपको बता दूं मध्यकाल के लिए, तो मध्यकाल के लिए आप ले लेना बच्चे यही सतीश चंद्रा जी की किताब बच्चों आती है दो हिस्सों में, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 आपका सल्तनत काल होता है और ये आपका मुगल हो जाता है। आधुनिक भारत के लिए आप लोग किताब ले लेना बच्चे, आधुनिक भारत के लिए आप विपिन चंद्र तो ले ही रहे हैं, स्पेक्ट्रम ले लेना, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम ले लीजिएगा, जिसके लेखक का नाम होगा बेटा राजीव अहिर। कई सारे लोगों का स्पेक्ट्रम है, राजीव अहिर जी की ले लीजिएगा। ठीक है, जिसमें गांधी जी बने होंगे, गांधी जी, वो वाली किताब आती है स्पेक्ट्रम की, बहुत सारी स्पेक्ट्रम की किताबें हैं। ठीक है ना, तो राजीव अहिर के नाम पर ले लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की जरूरत है, इतना बहुत है। ठीक है, इतना बहुत है, प्लस क्लास तो मैं आपका ले ही रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सही है, सही है। चलो बच्चों, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल शाम को फिर से आपसे मुलाकात किया जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू। बिल्कुल, मैं तो सारिका आज वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा तो नहीं, आज वाले टॉपिक से नहीं। ठीक है, बिल्कुल बेटा, आप चलो मैं लिख भी दूंगा तो आप कंफ्यूज हो गए। उपेंद्र सिंह के अलावा आप राम शरण शर्मा, जिन्हें आर एस शर्मा ही कहा जाता है, इनकी भी किताब आती है, आप इनकी भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक बेटा, चलो। किरण बेटा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है हिस्ट्री बाय राजेश सर। जब आप उसको सर्च करेंगे हिस्ट्री बाय राजेश सर, तो उसमें मैं आपको गंजी खोपड़ी वाला आदमी दिखाई पड़ जाऊंगा। ठीक है, चलो। तो आज के लिए बच्चों फिर इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। मैं लिंक कहाँ सेंड कर दूं भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आप लोग सर्च कर लो बेटा हाँ अंको, ठीक है बेटा। ठीक, चलो बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए।